नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये खबर आप लोगों के लिए है कि मैं लेकर आ रहा हूं एक साइंस स्पेशल बैच जो आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपए में। तो ऐसे लोग जो बार बार कह रहे थे कि सर बहुत ही सस्ता बैच लेके आओ, तो भाई इससे सस्ता बैच नहीं मिल सकता कि 99 रुपए में मैं आपको पूरी साइंस कंप्लीट कराने वाला हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। और इस बैच को लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो भाई इस बैच को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। वहां से डाउनलोड करना होगा यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को, क्योंकि ये बैच आपको कहां मिलने वाला है? एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। और इसकी डेमो क्लासेस जो मिलने वाली हैं वो आपको यूट्यूब पर रहने वाली हैं। तो आपने एक क्लास मेरी देख ली होगी जिसमें मैंने मोशन को पढ़ाया है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। इसलिए कह रहा हूं कि भाई जल्दी करो, क्योंकि ये बैच जो है वो अभी 99 रुपए का है, लेकिन बाद में इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, जिसके बाद में आपको जो फायदा अभी मिल रहा है ना, वो फायदा बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कंटेंट वही रहेगा, चाहे वो आपको सस्ते में मिले चाहे वो आपको महंगे मिले। ठीक है, तो ये बैच आपको कहां मिलने वाला है? यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। और इस बैच की जो कीमत रखी है ना, वो केवल 99 रुपए रखी है। और इस स्पेशल बैच में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, जो आपके सारे ही एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाएगा, बहुत यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा जो आपके हर एग्जाम को कवर करेगा। तो इसी बैच को लेने के लिए जल्दी से जाइए, अपने फोन को उठाइए, फोन को उठाने के बाद रजिस्ट्रेशन करिए हमारी यादविन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पर, और वहां पर इस बैच को लीजिए जो कि आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है। तो भाई जल्दी कीजिए। इसी के साथ में आज की बात करने वाले हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक नए चैप्टर यानी एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जिससे पहले मैंने फिजिक्स को पढ़ाया था, तो आज मैं बायो को पढ़ाने वाला हूं। और इस बायोलॉजी से पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो सारे डिटेल में बहुत जल्दी बताने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस को मैं पहले ही कवर कर चुका हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई? सेल को पढ़ने वाले हैं, कोशिका को जानने वाले हैं। लेकिन इस सेल के बाद में एप्लीकेशन पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं उसके बारे में पहले ही बता देता हूं। सेल आपको कहां मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको यूट्यूब पे। बाकी टिश्यू वाला चैप्टर है, टिश्यू के अलावा जेनेटिक्स है यानी आनुवंशिकी है, इसको हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकी के बाद पोषण को पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, डाइजेशन सारे सिस्टम्स होते हैं तो उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, इसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र हो गया, स्केलेटन सिस्टम जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र को भी पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रेस्पायरेशन, भाई सांस लोगे तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रजनन तंत्र, क्योंकि आप जैसी संतति को पैदा करना है तो प्रजनन तंत्र को भी हमें जानना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं, अवेयर करने के लिए भी नहीं है, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको इस चैप्टर को यहाँ पे रख रहे हैं। डिसीज हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ, तो जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम जीवों के वर्गीकरण को भी पढ़ने वाले हैं। तो सारे ये मैंने सिलेबस को बता दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? दिमाग में आ रहा होगा क्या पढ़ने वाले हैं भाई, बताओ तो भाई पढ़ने वाले हैं हम सेल को यानी कोशिका को पढ़ने वाले हैं। कोशिका के बारे में जानने वाले हैं कि कोशिका की खोज किसने की, लिविंग सेल क्या होता है, डेड सेल क्या होता है। लिविंग सेल के बाद में हम सेल थ्योरी को जानेंगे, सेल थ्योरी के बाद में जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, या फिर मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन सी है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या ये आपके पास में एक डेमो बनकर तैयार हो जाएगा। और ये डेमो अभी आपको YouTube पर अवेलेबल रहेगा। इसके बाद की जो वीडियो रहेंगी वो सारी वीडियो आपको कहाँ मिलने वाली हैं? एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं। तो भाई अगर 99 रुपए में ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये बैच आपका छूट गया तो आप साइंस से जितने भी यानी जिसके माइंड में साइंस फोबिया है तो उससे वंचित रह जाएंगे। यानी फोबिया इसको दूर करना है तो आप इस बैच से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तो जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज को हम क्या कहते हैं? इस इमेज को कहते हैं सेल। यानी इस इमेज में आपको जो दिख रहा है इसे हम सेल कहते हैं। और हम अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है, जितने भी जीव हैं, इनकी जो बॉडी बनती है ना, वो बनती भी किससे है? सेल से बनी होती है। तो बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ही प्रदान करने वाली कौन है? ये सेल ही है, जो आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर प्रदान कर रही है। तो आप कहते हैं ना कि भाई
मेरी बॉडी बनी हुई है, तो वो अलग चीज़ है। और इस बॉडी को बनाने में हेल्प कर रहा है कौन? ये सेल ही है कि आपने जो प्रोटीन लिया वो जा कहाँ रहा है? सेल के पास में जा रहा है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल है क्या, और इस बर्ड को लाए गए पहले, सबसे पहले कौन लेके आया, या फिर मैं कहूँगा ये बर्ड आया कहाँ से है। तो इसी के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होती है, ये बर्ड आया कहाँ से है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी एक दीवार। तो भाई दीवार का काम क्या है, यहाँ पे क्या काम है कि आपने दीवार को यहाँ रखा है? ये तो भाई सेल से मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इस दीवार की बात करूं तो ये सबसे छोटी इकाई इसके लिए क्या है? परमाणु है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि हम जब घर बना रहे हैं, ठीक है, हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम जब की बात कर रहे हैं, तो घर बनाने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? ईंट चाहिए, वृक्ष चाहिए। तो जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ईंटों का ये भंडार जो दिख रहा है ना, अगर मैं एक ईंट की बात कर रहा हूं तो क्या एक ईंट से पूरा घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो मुझे चाहिए क्या? ब्रिक्स चाहिए, और एक ब्रिक्स, कई सारी ब्रिक्स को मैं मिलाकर क्या बना दूंगा? दीवार बना दूंगा, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करूं भाई? कई सारे बॉल, यानी मैं तीनों चारों तरफ से बॉल बना दूं तो क्या बन जाएगा? एक रूम बनकर तैयार हो जाएगा, यानी एक कमरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब मैं रूम, कई सारे रूम अगर होते हैं अगर, तो हम उसे कह देते हैं घर, यानी उससे कहते हैं कि एक घर बनकर तैयार हो गया। तो आपको यहां पर ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है अभी ये समझ में आया ही नहीं होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं, मैं तो बस ये बताया है कि ब्रिक्स जो होती है, वो ब्रिक्स जो है यहाँ पे कई सारी ब्रिक्स मिलके बॉल बनाती हैं, कई सारी बॉल मिलके रूम बनाती हैं, और रूम मिलके होम बनाता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है कि कई सारी सेल, क्योंकि पूरा सेल से ही बना है, तो कई सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की वजह से हमारा पूरी बॉडी बनकर तैयार होती है। तो इससे सबसे छोटी इकाई कौन मिला भाई? सेल मिली। ऐसे ही यहां पर सबसे छोटी इकाई कौन मिली? वो ईंट मिली, ब्रिक्स मिली। तो जैसे कई सारी ब्रिक्स को मिलाया तो हमारा घर बन के तैयार हुआ, ऐसे ही कई सारी सेल को मिलाया तो हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हुई। ये बात समझ में आई? अब इस सेल का वर्ड जो है, यानी ये सेल है, ये किस भाषा से लिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द है सेल, ये अंग्रेजी भाषा के किस वर्ड से लिया गया है भाई? सेलुलर शब्द से लिया गया। किस वर्ड से लिया गया है? सेलुलर शब्द से लिया गया है, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो सेलुलर शब्द से ये लिया गया है, जिसका कुछ अर्थ होता होगा। ऐसे ही थोड़ी ले लिया होगा, कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा। तो अर्थ क्या है भाई? तो उसका अर्थ है क्या? एक छोटा कमरा। क्या अर्थ है? कि वो एक छोटा कमरे के बारे में बात कर रहा है। यानी सेल है क्या? सेल वास्तव में एक छोटा कमरा है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, सेल एक प्रकार से छोटा कमरा है जिसमें कई सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे क्या है, ये आपके कई छोटे छोटे रूम आपको दिख रहे हैं, ये या मैंने बना दिया, ये छोटे छोटे रूम बना दिए हैं। तो ये क्या है? छोटे छोटे रूम हैं कई सारे, और कई सारे रूम की वजह से आपका पूरा एक घर तैयार बन के हो गया। तो ये बात ये है, ये लैटिन शब्द सेलुला से बना है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैसे हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी ये तो बता ही दिया है कि जैसे सेल है, सेल से आपके कई सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू बनके ऑर्गन बनाते हैं, तो ये हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सेल कैसी, जो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये सेल जो है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की। अब कहो कि अलग अलग प्रकार की कैसी? अभी तो कह रहे थे कि पूरी बॉडी बनकर तैयार होती है सेल से। तो बॉडी, पूरी बॉडी बनी सेल से है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आंख की सेल है वही कान की सेल होगी, नहीं ना। तो आंख की सेल जो काम कर रही होती है, उसके अलग काम कर रही होती है हमारी कान की सेल। तो मैं यही तो कह सकता हूं कि भाई हम किसी को देखते हैं ना, तो वो अलग सेल काम कर रही है, और कभी कुछ किसी के बारे में सुनते हैं तो उसके लिए अलग सेल काम कर रही होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सेल होती हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारी सेल कौन कौन सी होती हैं। तो वैसे बहुत सारी होती हैं, हमारा बॉडी ही पूरी कई सारी सेल से बनकर बना है। जैसे मसल सेल की बात करते हैं तो भाई
मसल बनाते हैं ना, तो ये क्या है, ये मसल सेल है, ठीक है। फैट सेल होती है भाई, फैट वो बढ़ता है तो उसकी भी कई के सेल होती है। बोन यानी हड्डियां जो बनी होती हैं कई सारी सेल से बनकर बनी है, उन्हें बोन सेल के नाम से यहाँ पे हम कह रहे हैं। ब्लड भी हमारी कई सारी सेल से बनकर बना होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ मिल रहा है वो सब कुछ सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। अब ये यहाँ पर ये बात सब समझ में आई, तो उसके आधार पर हमने बोला कि कोशिका जो है ना, इसका मतलब है कि जीवन की कोई ना कोई यूनिट होगी। कैसी यूनिट है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा आपको ये दिख रहा है कि कोशिका जीवन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर प्रदान किया है। जैसा आपको मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर किसने प्रदान किया है? ये हमारी सेल ने प्रदान किया है। तो स्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कौन? सेल। इसके अलावा भी कुछ है? तो हाँ जी है, फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो सेल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो बहुत सारी सेल हैं, अपना अलग अलग फंक्शंस कर रही हैं। जैसे दिल का है, हार्ट है, तो हार्ट की सेल कुछ अलग फंक्शन कर रही होंगी, लीवर की सेल कुछ अलग फंक्शन कर रही होंगी, आंख की सेल कुछ अलग फंक्शन कर रही हैं, आपकी टंग है तो कुछ अलग फंक्शन कर रही है। तो सबके काम अलग अलग हैं, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो प्रदान कर ही रही है, साथ में ये कार्यात्मक इकाई भी है यानी फंक्शनल यूनिट भी है। इसके अलावा भी है कुछ? तो हाँ भाई है। कौन सी? मूलभूत यानी बेसिक। जैसे बेस है जो आधार प्रदान करता है, वो भी कौन है? वो भी हमारी कौन है? वो भी सेल ही है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बेसिक यूनिट कौन कहलाती है? ये कहलाती है आपकी सेल। यानी रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है सेल को। आया समझ? अब कह रहे होगे ठीक है, क्या इसकी स्टडी भी की जाती है? हाँ जी की जाती है। तो कोशिका का जो अध्ययन है ना, उसे हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में जो मिलता है वो साइटोलॉजी मिलता है, क्योंकि आप कोशिका विज्ञान जब बोलेंगे तो आप खुद कह देंगे कि इसका मतलब क्या है? कोशिका का अध्ययन होगा। लेकिन अगर आपसे साइटोलॉजी की बात कर ले तो आप दिमाग लगाओगे क्या है साइटोलॉजी। तो यहीं पर याद क्या रखना है? याद आपको रखना है कि कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आया समझ? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी आपको जब चोट लग जाती है, चोट लग जाती होगी, आप देखते हो हमारा हाथ डैमेज हो जाता है कभी कभी, तो कुछ टाइम बाद ना वो हील करने लग जाता है और धीरे 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 करके हमारे यहाँ पे हमारा हाथ जो है वो सही हो चुका होता है। ये बात क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन पावर है, इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता है, जो मेरे घाव को भरने की बात कर रहा है। अब वो बात अलग है, कहना दिल के घाव नहीं भर रहे, तो वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। अब वो दिल, वो वाला दिल भी नहीं होता है, वो अलग ही टाइप का होता है, वो पंप करना काम होता है, इसकी बात नहीं करते। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है का मतलब है कि जब भी हमारी कोई भी सेल डैमेज होती है तो वो डैमेज को धीरे 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 करके हील करती है और वो कोशिका भी स्वतः जनन यानी खुद रिप्रोडक्शन कहकर सही हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे, कि आगे आपको इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी, और मैं इसी तरीके से आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं, और जहां पर मुझे जरूरत होगी लिखने की तो वहां पे मैं लिखने भी वाला हूं। अब दिमाग लगाइए, यहां पे हमने पढ़ा क्या? कि सेलुला शब्द से बना हुआ है, ये मान लिया। सेलुला शब्द का अर्थ क्या होता है? कि एक छोटा कमरा होता है। ये हमारी जो सेल है वो क्रियात्मक, रचनात्मक और मूलभूत इकाई है। स्टडी ऑफ सेल कहलाती है साइटोलॉजी, और स्वतः जनन की क्षमता होती। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे होगी। अब भाई इसकी खोज करने वाला भी तो होगा कोई। इसकी खोज किसने की है? चलो ये तो बताओ। हाँ जी बताते हैं ना। तो इसकी खोज करने वाला कौन है? तो कोशिका की खोज करने वाले ये आपको वैज्ञानिक दिख रहे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहली बार कोशिका के बारे में बताने वाला कौन था? वो थे रॉबर्ट हुक। अब यहां पे बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने किया क्या। तो यहां पर पहला आपको कहता है रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में, याद करने वाली जो चीज है कि किस सन में इन्होंने खोजा था, तो वो सन कौन सी थी? वो सन थी आपकी 1665। तो आपसे पूछा जाए किस सन में खोजा, तो 1665 में। किस पर खोजा? तो आप जानते हैं, पेड़ को जानते हैं। पेड़ यहां पे दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा है तो बहुत बड़ा, लेकिन यहां पे हमने छोटा सा इमेज लगा रखा है। तो पेड़ के पास में इसकी छाल होती है। कभी आपने सुना होगा कि जाई नीम की छाल लिया, नीम की छाल को घिस के किसी जो चोट लग जाती है उस पर लगा ले तो सही हो जाता है, सुना होगा।
तो जो छाल है उस छाल से बनता है एक कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है? तो आपने देखा होगा कि हम पहले की बात कर रहे हैं, 1665 की बात कर रहे हैं, यानी इससे पहले की बात कर रहे हैं। तो 1665 के टाइम पे हम लोग ढक्कन का यूज करते थे। अब वो ढक्कन जो बने होते थे ना, वो हमारे पेड़ की छाल से बने होते थे। हम क्या करते थे, पेड़ की छाल लेके आते थे, उसको क्या करते थे, उसको घिसते क्या बना देते, एक ढक्कन टाइप का बना देते, उसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉर्क के नाम से जानते थे। तो बोतल को बिल्कुल बंद कर देते थे और बोतल से कुछ भी अंदर से बाहर नहीं जाता था। आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन आज तो हम प्लास्टिक के ढक्कन यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज है, शैंपेन। पिया किसी ने? पीना भी मत, ठीक है। शैंपेन की बात करते हैं, तो शैंपेन का जो ढक्कन होता है ना, वो आज भी कॉर्क का बना होता है, वही लकड़ी का यूज किया जाता है। तो इस लकड़ी के खोज, यानी इस लकड़ी को लेकर गए कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी पर देखा। देखने पर क्या पाया कि एक प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। किसमें? कि लकड़ी की जो छाल से कॉर्क बनती है, उस कॉर्क को ले जाके रॉबर्ट हुक ने कहां रखा? सूक्ष्मदर्शी पे रखा। और रखने के बाद देखा कि ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार का कुछ दिखाई दे रहा है, और यहां पे ये छोटे छोटे कमरे से दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये छोटे छोटे कमरे हैं। तो आपको अगर कमरे की मैं बात कर रहा था, जो शुरुआत में बोला था, क्यों बोला गया कमरा? क्योंकि ये छोटे छोटे कमरे से आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे कमरे की वजह से इन्होंने बोला कि इसके पास में ऐसा कुछ है जो एक रूम के बराबर है। ठीक है। तो ये इस आधार पर इन्होंने बोला कि मुझे एक सेल प्राप्त हो गई है, या मैंने कोशिका की खोज कर ली है। तो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये मैं यहां लिख देता हूं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? वो हैं आपके रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन कैसी कोशिका? पेड़ की छाल को लेके गए थे, तो कैसी कोशिका मिलने वाली है? तो याद रखना, इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी? वो मृत कोशिका की खोज की थी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कैसी कोशिका की खोज की इन्होंने? मृत कोशिका की खोज की, डेड सेल्स की खोज की है। यानी ऐसी सेल जो मरी हुई है। भाई पेड़ के पास में मोस्टली कैसी चीजें मिलती हैं? डेड सेल्स मिलती हैं। ना तो पेड़ मूव करता है, ना ही कहीं जाता है। हम लोग चलते हैं, चल जाते हैं, तो हमारे पास में क्या है? सेल होती हैं, सेल डिवीजन करती हैं, तो लिविंग सेल हमारे पास में ज्यादा पाई जाती हैं। तो इन्होंने जो खोज की वो मृत सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। इतनी बात समझ में आई? अब कॉर्क जो है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि पेड़ की छाल को लेके गए थे। ठीक। अब क्या है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? देखो पहले क्या था, जितने भी वैज्ञानिक होते थे, जितने भी साइंटिस्ट होते थे, वो एक बुक लिखते थे, एक टाइटल से अपनी बुक को लिखते थे। ठीक है। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी और उस बुक का एक टाइटल रखा जो क्या? आपका माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने पूरी सेल के बारे में लिख डाला। क्या लिख डाला? कि जो इन्होंने खोज की है वो पूरा सब कुछ इन्होंने इसमें लिख डाला। तो इसका मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी थी? हाँ जी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? माइक्रोग्राफिया लिखी थी। माइक्रोग्राफिया के अंदर क्या है? तो माइक्रोग्राफिया के अंदर है क्या? उन्होंने सेल के बारे में जानकारी दी है, उन सेल के बारे में पूरा बताया। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आती होगी। भाई ये पीपीटी भी आपके लिए मैं बना के लेके आया हूँ, बहुत अच्छे से बना के लेके आया हूँ। सेल कैसी है? मृत कोशिका है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार 1665 में सेल की खोज की थी। किस पर की थी? कॉर्क पर की थी। कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। तो जैसे डेड सेल की खोज की गई है, तो ऐसा कोई व्यक्ति भी तो होगा जिसने लिविंग सेल की खोज की होगी। अब लिविंग सेल की बात आ रही है, यानी ऐसी कोशिका जो जीवित कोशिका के नाम से जानी जाती है। पेड़ के अंदर अगर मृत कोशिका मिल रही है, तो इंसान के अंदर होगा या कोई बैक्टीरिया होगा, इनके अंदर क्या मिलेगा? इनके अंदर लिविंग सेल मिलेगी। तो इसके लिए कोई अदर वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्होंने खोज कब की? तो इन्होंने खोज कब की? 1674 में खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? याद रखना, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आया? ल्यूवेनहॉक। कब की? 1674। किसकी खोज की? लिविंग सेल की खोज की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लिविंग सेल की खोज की, और इनकी बुक का नाम क्या है? आर्कनोरम नेचर। ठीक है, क्या नाम है? आर्कनोरम नेचर इनकी बुक का नाम है।
इसके बाद में क्या पूछा जाएगा, इनको जीवाणु वैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने जो खोज की थी वो बैक्टीरिया पर की थी, यानी लिविंग सेल किस में पाई गई, बैक्टीरिया में पाई गई। तो बैक्टीरिया कौन सा था, तो उस बैक्टीरिया का नाम था क्या, स्पाइरोगायरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पाइरोगायरा यानी पे कहेंगे कि किस चीज पर या किस बैक्टीरिया पर खोज की थी, तो स्पाइरोगायरा पर। स्पाइरोगायरा क्या होता है, आपने तालाब देखा होगा, देखा है, सबने देखा है तालाब में आपने पेड़ वो जो हमारा तालाब का जो एरिया होता है उसके ऊपर आपने काई जमी हुई देखी होगी, काई तो जानते होगे, हाँ जी जानते हैं। तो उस काई को ही हम क्या कहते हैं, स्पाइरोगायरा कहते हैं। भाई नाम ही तो अलग है, हम लोग काई कह रहे हैं, हम जानते सब हैं, लेकिन बस नाम का फर्क होता है। वो काई है हमारे लिए और उसे कहा जा रहा है स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार की एल्गी होती है, एक प्रकार की शैवाल होती है, जिस पर इन्होंने क्या किया, जिस पर इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और माइक्रोस्कोप से देखने पर इनको ये इस प्रकार की दिखी, जैसा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और इन्होंने पाया कि इसके पास में जो ऑर्गेनल हैं वो ऑर्गेनल चल रहे हैं, ठीक है। यानी वहां पे इन्होंने देखा कि ये जो सेल है ना, ये सेल कैसी सेल है, इसका मतलब ये लिविंग सेल है। ये कैसी सेल है, ये जीवित सेल है। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन हैं, बताइए जल्दी बताइए, कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसकी खोज करने वाले कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो दो चीज पता चली, क्या पता चली भाई, डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। डेड सेल की खोज कब हुई थी, 1665 में। और यहां पे लिविंग सेल की खोज कब हुई थी, 1674 में। याद रखना इस चीज को। और डेड सेल की खोज किस पर की गई थी, वो की गई थी कॉर्क पर, जो कि पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो लिविंग सेल की खोज किस पर की गई थी, एल्गी पर। वो एल्गी का नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर दे देना। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखित में दी हैं और आपको इसी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी जरूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, हमारा प्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ जो हमारा कोर्स है साइंस स्पेशल बैच, उसका कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा कि इस तरीके से मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है और ऐसे ही मैं आगे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो जल्दी कीजिए इस बैच को खरीदने के लिए, क्योंकि अगर यहां पे आपने अभी नहीं लिया तो बाद में आपको सोचोगे कि 99 रुपए में मुझे ऐसा कंटेंट मिल रहा था जो वास्तव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भाई अभी ले लीजिए जाकर, क्योंकि देर नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। अब बात आती है, सेल की खोज हो गई, चलो ठीक है। कब हो गई, 1674 तक हो गई। इसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आते हैं। कौन से वैज्ञानिक आते हैं, एक आते हैं स्लाइडन और एक आते हैं स्वान। ये क्या करते हैं सर, तो ये करते क्या भाई, इनका काम है, ये भी खोज कर रहे थे। और इन्होंने खोज की, इन्होंने स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में कुछ खोज की और उस आधार पर एक सिद्धांत दिया। यानी दोनों ने जॉइंटली एक सिद्धांत दिया, स्लेडर आपका स्वान और स्लेडन। तो बोला जाता है स्लेडर और स्वान का, स्लाइडन और स्वान का सिद्धांत क्या कहलाता है, सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया, ये आपको दोनों वैज्ञानिक यहाँ पे दिख ही रहे हैं, जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, हाँ जी एक दूसरे को ही देख रहे हैं, कोई आपको भी देख रहा होगा। तो यहाँ पे स्लीडन और स्वान ने क्या किया, एक सेल थ्योरी थी और इस सेल थ्योरी में क्या बताया, सबसे पहले बताया कि सभी जंतु जो है ना, चाहे जंतु की बात कर लो चाहे पादप की बात कर लो, सभी कोशिकाओं से बने हैं। भाई इन्होंने क्या नया बता दिया, आप कह रहे होगे वो तो मैंने ही बता दिया था। भाई मैंने तो अभी बताया, लेकिन ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस चीज को बताने वाले कौन थे, इस चीज को बताने वाले कौन थे, वो थे आपके स्वान, थियोडर स्वान के नाम से जाने जाते हैं, और आपके जैकब स्लेडन। इन्होंने संयुक्त रूप से कोश का सिद्धांत दिया। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कब दिया, तो 1839 में। और अगर मैं ऐसे बताऊं कि स्वान की बात करते हैं, तो स्वान जो थे उन्होंने 1839 में बताया और जैकब स्लेडन ने 1838 में, ठीक है। ये दी इन्होंने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी। अब क्या होगा, जब पादप और जंतु कोशिकाओं से बने हैं, इसके बाद भी कुछ बताया, हाँ जी बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी जीवन की मूल इकाई कौन सी है, वो भी सेल ही है। इसके बारे में बताने वाले कौन थे, ये स्लीडन और स्वान ने बताया, ठीक है। लेकिन ये एक चीज नहीं बता पाए, क्या नहीं बता पाए,
इन्होंने नहीं बता पाया कि कोशिकाओं का यानी विभाजन होता है या फिर नई कोशिकाएं बनती हैं, कैसे बनती हैं, इसके बारे में नहीं बता पाए। अब नहीं बता पाए तो क्या होगा, तो कोई और आएगा तो वो बताएगा कि हाँ जी, कि इन लोगों ने जो खोज की इसके आधार पर मैंने ये और की है, इसको भी ऐड कर लो। तो यहाँ पर ये किस में फेल हो जाता है उसकी बात करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी, ये कोशिका की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं देता था। ठीक है, इसने नहीं बता पाया कि कोशिका यहाँ पे उत्पत्ति कैसे हो रही है, कोशिकाओं का जन्म कैसे हो रहा है, इसके बारे में नहीं बता पाया। अब इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो आधुनिक कोश का सिद्धांत आता है, मॉडर्न स्टोरी, आप मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। ये कौन देता है भाई, ये देने वाले थे आपके रुडोल्फ विर्चो। कौन देने वाले थे, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ये थ्योरी दी जाती है, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि ये चीजें तो बताई कि सभी जंतु और पादप कोशिकाओं से बने होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं चाहे पादप हों, दोनों ही कोशिकाओं से बने होते हैं, जीवन की मूल इकाई कोशिका है, ये तो उन्होंने पूरा कॉपी कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ संशोधन किया, और वो संशोधन क्या था, वो संशोधन था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोशिकाएं हैं, अब वहां पर नई कोशिका का जन्म होना है, कैसे होगा, तो पुरानी कोशिका क्या होगी, पुरानी कोशिकाओं में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट होता है तो एक कोशिका दो कोशिकाएं बनाती हैं, कभी चार कोशिका बनाती हैं। तो आप इन्हीं चीजों को आगे पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरानी कोशिकाएं डिवाइड होकर दो नई कोशिकाएं, दो डॉटर सेल बनाती हैं। इसका मतलब है कि नई कोशिकाएं बनाती हैं, और इस बात को बताने वाले कौन थे, तो रुडोल्फ विर्चो थे, जिन्होंने इस बात को बताया। ठीक है, ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्यों भाई, आ रही है ना। और अगर आ रही है तो इसी के लिए क्या करना चाहिए, इसी के लिए भाई लाइक करना चाहिए। लाइक करने के साथ साथ इसको क्या करना चाहिए, शेयर करो भाई अपने साथियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अब बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है आपने तो बता, इसके लिए तो बता दिया था कि 1838 है और 1839 है, इनका भी तो बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा होगा। आता है भाई, सब लोगों के माइंड में ऐसी चीजें आती हैं कि ये नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया। तो याद रखना, इन्होंने 1855 में बताया था। ठीक है, 1855 में इस आधुनिक सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, जिसके में क्या लिखा है, तीसरी बात लिखी, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। आगे समझ, आ गया समझ, चलूं आगे, बढ़ूं आगे। चलिए अब आपसे क्या पूछता हूं मैं, अब यहां पर बात आती है कुछ तथ्यों की, कुछ फैक्ट की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे तो क्या होगा, आप तुरंत आंसर दे दोगे। क्यों, क्योंकि आपने साइंस स्पेशल बैच में पढ़ रखा है और ऐसी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं। क्या पूछा जाएगा, लीजिए ये आ गया आपका पूरा। पूछा जाएगा क्या कि स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दिमाग लगाओ, सबसे छोटी कोशिका, यानी हम जब बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आप किसे बताओगे। तो याद रखना, यहां पे सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी। चलिए पहले मैं क्लोन कर देता हूं, फिर मैं बताऊं। ठीक है, मैं अब तीनों के बारे में बताने वाला हूं। यहां पे जब मैं सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल की बात करता हूं तो वो मिलती है हमारे पास में, कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा बैक्टीरिया ही है जो क्या है, जो सबसे छोटी सेल को रखता है, यानी कोई जीवाणु होगा। लेकिन कौन सा, बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं। तो याद रखना, ऐसे हमारे पास में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी कुछ क्या होगी, इसकी पास में ये कितना बड़ा होता है तो उसके बारे में बात करता हूं। 0.3 से ये 0.3 से 0.5 तक होता है, या फिर मैं कह सकता हूं 0.3 से 5.0 माइक्रोन इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई ऊंचाई सब कुछ होती है। ठीक है, इतना छोटा है, माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं, दिमाग में आ रहा होगा सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी कोशिका और बड़ी कोशिका में फर्क क्या होता है, तो याद रखना, लंबी कोशिका क्या होती है, लंबी होगी। बड़ी कोशिका का मतलब है कि हाँ उसका साइज ज्यादा है।
ठीक है। तो लंबी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो लंबी कोशिका कौन सी है, तो याद रखना उसे कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं, या फिर हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और ये न्यूरॉन वाली सेल सबके पास में तो होती है, लेकिन किसके पास में सबसे लंबी होगी, ये भी आप याद रखना कि वो होगा आपका जिराफ। कौन होगा? जिराफ की गर्दन में जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये लगभग आपकी कह सकते हैं कि 3 मीटर से ज्यादा होती है। कितनी? 3 मीटर से ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे लंबी कोशिका में जानी जाती है। अब दिमाग आ रहा होगा सर लंबी कोशिका तो हमारी भी है, तो भाई हम जिराफ थोड़ी हैं। क्यों? क्या जिराफ हैं? जिराफ से ज्यादा, जिराफ इतनी कहते ना लंबी गर्दन को लेके बैठा है, तो उसकी तंत्रिका कोशिका भी तो बड़ी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट सेल क्या है। लार्जेस्ट सेल में आपने सुना होगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, यानी ऑस्ट्रिच जिसे बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग जिसे बोलते हैं, तो वो ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं, सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कितना होता है तो आप क्या बताओगे? पहले मैं इसको लिख देता हूँ, कई लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश में लिखा है, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका सबसे बड़ा। अब कितना बड़ा होता है, तो याद रखना ये होता है आपका 170 mm से, ठीक है, 170 मल्टीप्लाई 130 mm। इसका मतलब क्या है कि लंबाई उसकी होगी 170 mm और चौड़ाई कितनी होगी? 130 mm तक की होगी, यानी मिलीमीटर तक की होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब दिमाग लगाना कि ये सारी चीजें तो हमने सारी एंटिटी को बात कर ली, यानी सारे ही ऑर्गेनिज्म की बात कर ली है। अगर हमसे मानव के बारे में बात कर ली जाएगी, ह्यूमन के बारे में बात करी जाए, तब क्या करेंगे? तो याद रखना उसके बारे में भी मैं बता देता हूं कि अगर आपसे ह्यूमन के बारे में बात करें तब क्या बताओगे। तब याद रखना हमारे पास में 3 चीजें अगर ह्यूमन के बारे में पूछा है कि जंतुओं की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे? जंतुओं की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? जल्दी बताओ। दिमाग लगाओ, सबसे लंबी कोशिका जंतुओं में। बोलो। अगर जंतुओं की सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाएगी, लंबी का, हाँ पहला क्वेश्चन तो आपका लंबा ही है ना, तो लंबी कोशिका की अगर जिराफ के न्यूरॉन सबसे लंबा है, तो ह्यूमन के पास में भी तो लंबाई में न्यूरॉन ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि न्यूरॉन जो है वो क्या होगा? सबसे लंबी कोशिका होगी, यानी नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी कोशिका होगी। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो आपने देखा होगा ह्यूमन के पास में ओवम पाया जाता है। अब ह्यूमन में महिलाओं के पास में क्या पाया जाता है? ओवम पाया जाता है, जिसे हम एग के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जानी जाती है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ठीक है। अब अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो अगर मैं यहां पे ये बताऊं कि भाई मेल होते हैं, ये फीमेल के पास में जो मेल है इसके पास में शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है। और ये किसके पास मिलेंगे? ये तो मेल के पास मिलेंगे। तो ये स्पर्म सेल जो होती हैं ये मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कहलाती है। ये 3-4 क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात की जाएगी तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगर सबसे यहां पर लंबी कोशिका की बात की जाएगी तो न्यूरॉन सेल, किसकी? जिराफ की। कितनी है? 3 मीटर से ज्यादा है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है। कितना, कितने का? इसकी लंबाई की या चौड़ाई की बात की जाए तो 170 mm इंटू 130 mm। इसके अलावा जंतुओं की बात की जाए, एनिमल की बात की जाए, यानी जंतुओं का मतलब ह्यूमन की बात की जाए, तो ह्यूमन की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? न्यूरॉन होगी, नर्व सेल होगी। ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी ओवम, यानी एग, जो कि महिलाओं के अंदर पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? स्पर्म होगा, जो कि मेल के पास में पाया जाता है, जो कि टेस्ट से बनता है। इतनी बात समझ में आई?
आ गया होगा समझ। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया जो कि आपके लिए एक डेमो क्लास के रूप में सामने लेके आया था। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है। अब ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो तुरंत आंसर कर दोगे। कैसे आंसर दोगे भाई? कोशिका विज्ञान की बात हो रही है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल्स की बात की जा रही है। तो स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसी का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आपको इजी लगेंगे कि ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो कौन व्यक्ति हैं सबसे पहले? तो ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई कौन है इन चारों में से? तो वो रॉबर्ट हुक हैं जो कि कोशिकाओं की खोज करने वाले हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? सेल की थी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने डेड सेल की खोज की थी या फिर लिविंग सेल की, तो आप क्या बताओगे? तो इन्होंने खोज जो की थी वो किसकी की थी? डेड सेल की खोज की थी। लेकिन डेड सेल की खोज की थी तो किसमें की थी भाई? तो डेड सेल की खोज जो की थी इन्होंने कॉर्क में की थी, जो कि यहाँ पे पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से इनके आंसर आसानी से देख पाओगे अगर आपने पूरी क्लास को देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो रॉबर्ट हुक थे उनके द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो ये तो मैंने अभी बता दिया कि पेड़ के पत्तों का निरीक्षण नहीं भाई, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण नहीं सर, रक्त का निरीक्षण तो बिल्कुल नहीं, कॉर्क का निरीक्षण तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने किसका अध्ययन किया था? कॉर्क का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसी आधार पर ये होती है आज की आपकी क्लास, और इस क्लास में आपको बहुत सारे कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने आपके सामने कंटेंट को प्रेजेंट किया है ये आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बारे में बात करूं क्या, और हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कोशिका यानी सेल के शब्द को जाना कि सेल का शब्द आया कहां से है। इसके बाद में हमने क्या जाना? इसके बाद में हमने जाना कि कोशिका यानी जो कोशिका है वो क्या है, कैसी यूनिट है, तो वो उसके यूनिट के बारे में जान लिया। फिर हमने क्या जाना? कोशिका की खोज के बारे में जाना। कोशिका की खोज किसने की थी, किस पर की थी, और इसके अलावा इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो क्या थी। इसके अलावा हमने जाना कोशिका की जो खोज है उसमें लिविंग सेल की खोज किसने की थी, और उसमें इन्हें क्या किसका फादर बोला जाता है। और ठीक है, तो यहां पे आपने जाना कोशिका की खोज के बाद में हमने कोशिका सिद्धांत को समझा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लीडन ने। इसके बाद में इनके बारे में जैसे ही जाना तो हमने एक और चीज जानी कि एक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को क्या किया? यहां पर संशोधित किया। तो कुछ संशोधन के बाद में एक और सेल थ्योरी आई जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर हमने जाना कि सेल्स की सबसे छोटी, लंबी और बड़ी, और ह्यूमन में सबसे लंबी, छोटी और बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। कुछ क्वेश्चंस भी किए, और इसी के बाद में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको मैं बता देता हूं कि इस डेमो क्लास में आपने, अगर आपको क्लासेस पसंद आई हैं तो इसी तरीके से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। और इन क्लासेस में आपको क्या मिलने वाला है? डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी। अगर ये बैच जो है वो शायद मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा, और मंगलवार से आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी और उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। ये बात आप रखना, अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाते हो तो आप उनको रिकॉर्ड वे में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में यहाँ पे फ्री पीडीएफ यानी जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इसी तरीके की स्लाइड जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और इसके अलावा हैंड रिटन में भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्या देंगे भाई? बाइलिंगुअल कंटेंट, जो कि आपने आज देख लिया होगा कि मैं किस तरीके से कंटेंट को आपके लिए तैयार कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद में जानेंगे कंप्लीट थ्योरी, क्योंकि हम लोग थ्योरी कंप्लीट ही कराएंगे, कोई भी थ्योरी आपके बीच में नहीं छोड़ी जाएगी। अगर फिजिक्स उठाया है तो फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगर केमिस्ट्री उठाया तो केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर बायो को कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा सारा ही सारा आपका अपडेटेड रहेगा, पूरा अपडेटेड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है।
आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जितना भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, इसका टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। वीकली टेस्ट भी आपके लिए रखेंगे, जिससे आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, सारी चीजों की जानकारी हमें हो सके और ये जान सकें कि जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं इनका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़िए और इस बैच में, यानी कौन से बैच में, तो साइंस स्पेशल बैच में, जो कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाने वाला है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगा ही, और आपने बायो की क्लास आज देख ली है, इससे पहले मैं फिजिक्स की क्लास भी करा चुका हूं। आप जाके फिजिक्स की क्लास को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, तो दोनों क्लासेस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। अब मेरे आगे की स्ट्रेटजी भी मैं इसी तरीके से आपको बताता रहूंगा। बाकी ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं अभी, जो कि डेमो के रूप में है, लेकिन इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होने वाली हैं। तो एप्लीकेशन पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यादविन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद में आपको हमारे होम पेज में ये आपको दिख रहा है ना, ये इंटरफेस आपको दिखेगा, जो कि साइंस का स्पेशल बैच है और मात्र 99 रुपए में, इससे सस्ता और कहीं नहीं। और मैं कहते ना 99 रुपए में अगर सफलता की कहानी लिखनी है तो आप हमारे साथ में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से कंटेंट को आपको पाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके का कहां से मिलेगी एप्लीकेशन, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप इस बैच को खरीद सकते हैं। इसे कहेंगे हम 99 वाला बैच, साइंस स्पेशल बैच, जो कि 99 रुपए में है। बहुत यूजफुल रहेगा, जरूर मानिए, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। और ऐसा कंटेंट आपको 99 रुपए में नहीं मिलने वाला है, तो इस बैच को जरूर लीजिएगा। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।